नमस्ते साथियों, आप सभी का आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, हम कक्षा 12 की हिंदी साहित्य विषय पर बात कर रहे हैं। काव्यांग विवेचन पर बात करेंगे, जिसमें से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं और 8 अंक में से 4 तो होंगे अलंकार से संबंधित, 2 होंगे छंद से संबंधित, 1 होगा काव्य गुण से संबंधित और 1 होगा काव्य दोष से संबंधित। आज का हमारा प्रकरण जो है वह है छंद रहेगा। आज हम छंद पर बात करेंगे और इसमें 2 नंबर का जो प्रश्न होगा वहां पर तीसरा और चौथा 2 प्रश्न रिक्त स्थान वाले होंगे और रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न हैं मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ आपको कुल लगभग 75-80 के आसपास प्रश्न मिलेंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। हालांकि पूरा वीडियो समझने के लिए आप इससे पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर नए पधारे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं कि इस प्रकरण से रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 2 प्रश्न किए जाएंगे, जिनका अंक भार 1-1 अर्थात 2 अंक होगा। यहाँ पहला प्रश्न है, साहित्य की ऐसी रचना जिसमें यति, गति, मात्रा, गण, पाद, चरण, दल इत्यादि के नियम लागू होते हैं, उसे छंद कहते हैं। उसे छंद कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही। उसके बाद बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है, छंद शब्द का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। छंद शब्द का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न है, छंद शास्त्र को वेद पुरुष के खालिस्तान अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। तो यहां पर इसका होगा जवाब पैर अंग के रूप में। पूरा वीडियो में बताया जा चुका है, यहां सिर्फ रिक्त स्थान वाले प्रश्न है। छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य के रूप में आचार्य पिंगल को जाना जाता है। आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। जिस छंद की पहचान मात्राओं के आधार पर होती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मात्राधनिक से मात्रिक छंद कहते हैं। छठा प्रश्न है, जिस छंद की पहचान वर्णों अथवा गणों के आधार पर होती है। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। पूरा वीडियो में बताया जा चुका है, जो 1 घंटे का है, आप उसको देखिएगा कि जिस छंद की पहचान वर्णों अथवा गणों के आधार पर होती है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। वे कौन से छंद कहलाते हैं? वर्णिक छंद कहलाते हैं। जिस छंद के, सातवां प्रश्न देख रहे हैं, कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में समान लक्षण पाए जाते हैं उसे सम छंद कहा जाता है। यदि मात्रिक है तो सम मात्रिक छंद, वर्णिक है तो समवर्णिक छंद। आठवां प्रश्न है, जिस छंद के आधे आधे चरणों में समान लक्षण पाए जाते हैं उन्हें अर्ध सम छंद कहा जाता है। आधे आधे है ना, जहां आधे चरण आगे वहां अर्ध सम छंद कहा जाता है। नौवां प्रश्न है कि जिस छंद के न तो सभी चरण समान होते हैं और न ही आधे आधे चरण समान होते हैं, अपितु सभी चरणों में भिन्न भिन्न लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें विषम छंद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विषम छंद। देखिएगा 3 प्रकार के छंद आपने देखे। सातवें में सभी चरणों में समान है तो सम, यदि आधे आधे में है तो अर्धसम, तो उसे अर्धसम, और जिसके सभी चरणों में अलग अलग है, न तो सभी में समान है न आधे आधे में समान है, तो उसे विषम छंद कहा जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं कि जिस मात्रिक छंद में 1 से लेकर 32 तक मात्राएं प्राप्त होती हैं उसे साधारण छंद कहा जाता है। ये बात ध्यान देवें कि मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं? 1 से लेकर 32 तक। मात्रिक छंद में 1 से लेकर 32 तक है तो उसे क्या कहेंगे? साधारण छंद कहते हैं। अब बात आती है कि वर्णिक छंद में कितने को होंगे कहेंगे? तो 1 से लेकर 26 तक वर्ण है तो उसे साधारण कहेंगे वर्णिक छंद में। 11वां प्रश्न है कि 32 से अधिक मात्राओं वाले छंद को दंडक छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंडक छंद कहा जाता है। 12वां प्रश्न है कि जिस वर्णिक छंद में 1 से लेकर 26 तक वर्ण प्राप्त होते हैं या आते हैं उसे साधारण छंद कहा जाता है। वर्णिक छंद में कितने? 1 से 26, मात्रिक में 1 से 32 मात्राएं। 13वां प्रश्न है कि जिस वर्णिक छंद में 26 से ज्यादा वर्ण प्रयुक्त होते हैं उसे दंडक छंद कहा जाता है। आगे चलते हैं कि किसी छंद का वाचन करते समय
जहां विराम लिया जाता है उस विराम को यति कहते हैं। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। 15वां प्रश्न है, छंद में यति को तृतीया विभक्ति के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कौन सी विभक्ति के द्वारा? तीसरी विभक्ति के द्वारा। किसी छंद का वाचन करते समय स्वर या लय में आने वाले उतार चढ़ाव को गति कहते हैं। क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। अब साथ साथ लिखते रहे। 17वां प्रश्न है, किसी छंद के चौथे भाग को चरण कहा जाता है। किसी छंद के चौथे भाग को क्या कहते हैं? चरण कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। किसी भी स्वर के उच्चारण में जो समय लगा वही समय क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। 19वां प्रश्न है, मात्रा सदैव स्वर वर्णों पर ही प्रयुक्त होती है। मात्रा हमेशा किस पर लगेगी? स्वर वर्णों पर, व्यंजन वर्णों पर कदापि नहीं लग सकती। 20वां प्रश्न है, तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं। गण से संबंधित वीडियो आप वहां देख सकते हैं, 1 घंटे वाला। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 21वां प्रश्न क्या कहता है कि छंद शास्त्र में कुल 8 गण माने जाते हैं। कुल कितने गण माने जाते हैं? 8 गण माने जाते हैं। ये मताराज भानसलगा वाला सूत्र से आप इसे सीख सकते हैं। अब मात्रिक छंद पर बात करेंगे। पहला है गीतिका छंद। गीतिका एक सम मात्रिक छंद है। गीतिका सम तो है ही है, मात्रिक छंद भी है। गीतिका एक सम मात्रिक छंद माना जाता है। 23वां प्रश्न है, गीतिका छंद की प्रत्येक पंक्ति में, गीतिका छंद की प्रत्येक पंक्ति में 26-26 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 26-26 मात्राएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, गीतिका छंद में यति हमेशा, गीतिका छंद में यति हमेशा 14-12 पर प्राप्त होती है। 14 और 12 का योग आप देख सकते हैं, कितना होता है? 26। आगे चलते हैं, गीतिका छंद के अंत में, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, लघु और गुरु। मतलब अंत में भले ही आपने पीछे सारे लघु दे दिए हो या सारे गुरु दे दिए हो, लेकिन अंत में आपको इस फॉर्मेट में या इस क्रम में मात्राओं को देना ही पड़ेगा यदि आप गीतिका छंद की रचना करते हैं तो। 26वां प्रश्न है, गीतिका छंद में तुक हमेशा चरण के अंत में प्राप्त होती है, चरण के अंत में मिलती है। हैरी गीतिका, हैरी गीतिका भी एक सम मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? सम मात्रिक छंद है। हैरी गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं प्राप्त होती हैं या मानी जाती हैं। 29वां प्रश्न है, हैरी गीतिका छंद में यति हमेशा 28, 16, 12 मात्राओं पर होती है। कितनी पर? 16, 12 और 16, 12 का योग कितना? 28। हैरी गीतिका छंद के प्रत्येक चरण के अंत में खालिस्तान वर्णों का आना अनिवार्य माना जाता है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वही गीतिका वाली शर्त ही यहाँ होती है, लघु और गुरु। लास्ट वाला गुरु हो और उससे ठीक पहले वाला लघु हो, इस क्रम में आना अनिवार्य माना जाता है। हैरी गीतिका छंद में तुक सदैव छंद के अंत में प्राप्त होती है। कहाँ प्राप्त होती है? छंद के अंत में। 32वां प्रश्न है, छप्पे छंद आ गया अभी। तो छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। छप्पे एक विषम मात्रिक छंद है। पहली बात तो ये मात्रिक है और दूसरा विषम है। छप्पे छंद, अब आपने छप्पे छंद का वीडियो देखा था तो वहां पर आपने पाया होगा कि छप्पे छंद कि छप छप रोऊं, है ना। तो छप्पे छंद रोला और उलाला के उलाला छंदों के मिश्रण से बना हुआ है, रोला और उलाला। छप्पे छंद की प्रथम 4 पंक्तियों में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24। तथा अंतिम 2 जो कि उलाला की होती हैं वहां पर 28-28 मात्राएं प्राप्त होती हैं। छप्पे छंद की प्रथम 4 पंक्तियों में खालिस्तान तथा अंतिम 2 पंक्तियों में यति। तो रोला छंद में क्या होता है? 11-13 पर, और जो उलाला छंद की है वहां पर 15-13 वर्णों पर, मात्राओं पर यति मानी जाती है। 11-13 और
15-13 पर यति प्राप्त होती है। अब आता है कुंडलिया छंद। तो कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद है, कुंडलिया छंद। अब कुंडली मारनो दो रोकम, इसका मतलब यहाँ पर दोहा और यहाँ पर रोला छंद। तो कुंडलिया दोहा और रोला छंद के मिश्रण से बनता है या मिश्रण से बना है। कुंडलिया छंद की प्रथम 2 पंक्तियों खालिस्तान तथा अंतिम 4 पंक्तियों में इतनी मात्राएं होती हैं। तो यहाँ कुंडली दोहा में भी 24-24 मात्राएं होती हैं और रोला में भी 24-24 ही मात्राएं हमें प्राप्त होती हैं। अब देखते हैं कुंडलिया छंद की प्रथम 2 पंक्तियों में खालिस्तान तथा अंतिम 4 पंक्तियों में खालिस्तान पर यति प्राप्त होती है। तो यहां देखेंगे 24-24 मात्राएं तो दोनों में है, लेकिन दोहे में क्या होता है कि दोहे में आपको 13-11 पर यति प्राप्त होती है और सोरठा और रोला में कितने पर होती है? 11-13 पर। तो प्रथम 2 पंक्तियों में तो 13-11 और अंतिम 4 पंक्तियों में 11-13 पर यति प्राप्त होती है। 40वां प्रश्न है, खालिस्तान छंद का प्रारंभिक और अंतिम शब्द एक ही होता है। आपने कुंडलिया छंद का उदाहरण देखा और कुंडलिया छंद के उदाहरण में और उसकी जो नियम थे, जो शर्तें थी, जो लक्षण थे, वहां पर इस बात का जिक्र किया गया था हमारे द्वारा। तो कुंडलिया छंद का प्रारंभिक और अंतिम शब्द एक ही होता है। 41वां प्रश्न देखिए कि दोहा छंद के अंतिम शब्दों का प्रयोग रोला छंद के प्रारंभिक के शब्दों के रूप में प्राप्त होता है। यह है नियम कुंडलिया पर लागू होता है। यह नियम कुंडलिया छंद पर लागू होता है। अर्थात क्या हुआ कि दोहा छंद के अंतिम वर्ण, मतलब दोहा जैसे ये लिखा, तो यहां वाला ये दोहा था। दोहा छंद के प्रारंभिक शब्दों का, दोहा छंद के अंतिम, हाँ, दोहा छंद के ये अंतिम शब्दों का प्रयोग रोला छंद के प्रारंभिक, अर्थात ये रोला के 4 पंक्तियां होती हैं जैसे, तो ये जो यहां आई थी दूसरी लाइन का दूसरा चरण, वो तीसरी लाइन के प्रथम चरण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यह नियम कुंडलिया छंद पर लागू होता है। अब आते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में द्रुत विलंबित आया है। तो द्रुत विलंबित एक समवर्णिक छंद है। किस प्रकार का छंद है? वर्णिक छंद है और वर्णिक में सम है। द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण प्राप्त होते हैं। द्रुत विलंबित छंद जगती जाति का है। कौन सी जाति का है? जगती, या मतलब इसकी श्रेणी कौन सी है? जगती है। द्रुत विलंबित छंद में गणों का क्रम खालिस्तान होता है। तो इस यहां पर आपको मैं बता दूं, इसका इसके इस क्रम में आते हैं नभो भरो, मतलब नगण, भगण, भगण और रगण। तो हमें क्या लिखना है यहां पर? नगण, फिर भगण, फिर भगण और फिर रगण। हमें इस प्रकार से लिखना है कि नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम में गण प्रयुक्त होते हैं। 46वां प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद में यति हमेशा चरण के अंत में होती है। यति हमेशा कहां होती है? चरण के अंत में प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। द्रुत विलंबित छंद में तुक हमेशा खालिस्तान चरणों के अंत में मिलती है। तो यहां खालिस्तान में लिखेंगे सम चरणों के अंत में मिलती है। अर्थात इसमें इस प्रकार से होते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये और ये जो दूसरा और चौथा, ये जो चरण थे, इनके जो अंतिम वर्ण है वो वर्ण समान होंगे और समान वर्णों को क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। 48वां प्रश्न देखें और वंशस्थ छंद से लिया गया है। वंशस्थ है एक सम मात्रिक छंद है। वंशस्थ किस प्रकार का छंद है? सॉरी, सम वर्णिक छंद। वर्णिक यहां लिखा हुआ है, तो सम वर्णिक छंद होता है। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण प्राप्त होते हैं। इसमें भी 12-12 वर्ण है। अब यहां देखिएगा कि वंशस्थ छंद में गणों का क्रम खालिस्तान होता है। तो यहां वंश जाति को, कुनबे को, खानदान को, कुल को, कबीले को कहा जाता है। और ये जो वंश होता है, इस वंश में क्या रहता है? एक जाति है, जो जाति हमेशा आगे से आगे चलती रहती है, अर्थात जाति जारी है। तो आप इसका ये एक सूत्र बना लें कि जाति जारी है। जाति क्या है? जारी है। वंश में जाति जारी है। अब यहां से जैसे जगण हो जाएगा, यहां जैसे क्या हो गया? जगण, तैसे तगण हो गया, फिर जैसे जगण हो गया और फिर रे से रगण हो गया।
मतलब जगण तगण जगण रगण, इस क्रम में गणों की प्राप्ति होती है। कौन से में? वंशस्थ में, अर्थात वंश में जाति जारी है। इस प्रकार से आप इसको एक कहें कि एक सूत्र के रूप में आप इसे अपना सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कवित छंद है, 51वां प्रश्न है। कवित एक समवर्णिक छंद है। कवित किस प्रकार का है? सम है लेकिन वर्णिक है। ये मात्रिक छंद नहीं है। मात्रिक छंद 4 हमने पढ़े, गीतिका, हरि गीतिका, छप्पे और कुंडलियां। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्णिक छंद पढ़ रहे हैं। वर्णिक में हमने सबसे पहले पढ़ा द्रुत विलंबित, उसके बाद में वंशस्थ है, तीसरा हम कवित पढ़ रहे हैं। तो कवित एक समवर्णिक छंद है। 52वां प्रश्न है, कवित छंद में 31 से 33 तक वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 31 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं। 53वां प्रश्न देखिए कि वर्णों की संख्या के आधार पर कवित छंद के 3 भेद किए जाते हैं। कितने भेद किए गए? 3 भेद। कौन कौन से किए गए? यहां लिखते हैं। पहला भेद है घनाक्षरी या मनहरण। तो मन घनाक्षरी या मनहरण कवित के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने कितने वर्ण होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। और अब इसी छंद की बात चल रही है कि घनाक्षरी या मनहरण कवित के प्रत्येक चरण में 16 है, 15 पर या 8 फिर 8 फिर 8 फिर 7, 8 8 8 7 पर यति होती है। और ये क्या है? ये मात्रा नहीं है, ये वर्णों पर। 8 8 8 7 वर्णों पर या 16 15 वर्णों पर यति प्राप्त होती है। 56वां प्रश्न देखें कि कवित छंद के जिस भेद में प्रत्येक चरण में 32 वर्ण प्राप्त होते हैं उसे क्या कहा जाता है? रूप घनाक्षरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूप घनाक्षरी। अब देखिएगा, रूप का संबंध सुंदरता से होता है और सुंदरता श्रृंगार करने से आती है। श्रृंगार कितने बने गए? 16। कि कर 16 श्रृंगार में तो पिया घर चाली है ना। तो कर 16 श्रृंगार, तो 16 श्रृंगार, और 16 श्रृंगार करने से रूप बढ़ा, सुंदरता बढ़ी, उससे रूप बढ़ा, और रूप क्या कैसा हो गया? दुगुना। तो 16 दूनी 32, तो 32 वर्ण प्राप्त होते हैं। कहा? रूप घनाक्षरी में। बहुत बढ़िया बात। आगे आ जाओ। रूप घनाक्षरी कवित में यति हमेशा 16 16 पर, मतलब 16 दूनी 32, या इसको और छोटे टुकड़ों में बांट दो, 8 8 8 8 वर्णों पर प्राप्त होती है। 57वां प्रश्न है कि रूप घनाक्षरी कवित में यति हमेशा 16 16 है या 8 8 8 8 वर्णों पर प्राप्त होती है। 58वां प्रश्न देखिए, देवघनाक्षरी। अब देखिएगा, देवघनाक्षरी कवित में के प्रत्येक चरण में 33 वर्ण पाए जाते हैं। कितने कितने वर्ण पाए जाते हैं? 33। अब हिंदू धर्म में एक बात है कि देवता 33 करोड़ है। करोड़ नहीं है, वो 33 कोटि है, मतलब 33 प्रकार के हैं। और देव कितने हैं? 33। तो 33 देव है। तो देवघनाक्षरी पहला क्या था? मनहरण या घनाक्षरी, 31 वर्ण। उसके बाद में रूप आया। रूप किससे होता है? सुंदरता। रूप में सुंदरता। सुंदरता कब बढ़ती है? श्रृंगार करने से। श्रृंगार कितने हैं? 16 है, और 16 का दुगुना 32, तो 16 दूनी 32। यहाँ का मतलब आपको यूं एक तुक्का बैठाना होता है। देवघनाक्षरी में क्या होता है? देवघनाक्षरी देवता कितने माने गए हैं? 33 कोटि माने गए हैं। तो 33 वर्ण इसमें प्राप्त होते हैं, प्रत्येक चरण में 33। आगे आ जाओ कि देवघनाक्षरी कवित के प्रत्येक चरण में 16 है 17, क्योंकि इसका हमें बंटवारा करना है 33 का। तो 16 है 17 या 8 8 8 9। रूप मनहरण में था 8 8 8 7, रूप घनाक्षरी में आया 8 8 8 8, और देवघनाक्षरी में हो गया 8 8 8 9। इन पर यति प्राप्त होती है। अब अंतिम वर्णिक छंद है, और वैसे आपके पाठ्यक्रम का ये अंतिम भी है, सवैया छंद। सवैया छंद समवर्णिक छंद है। सवैया छंद किस प्रकार का है? समवर्णिक छंद है। सवैया छंद के प्रत्येक चरण में 22 से 26 तक वर्ण होते हैं। 22 भी हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, और ये 26 है। मतलब 5 कैटेगरी आपको मिलती है। 22 से लेकर 26 तक वर्ण प्राप्त होते हैं।
62वें प्रश्न पर आइए कि वर्णों की संख्या के आधार पर सवैया छंद के कुल 11 भेद किए जाते हैं। कुल कितने भेद किए जाते हैं? 11 है। और उन 11 भेदों के नाम आप नीचे देखेंगे और प्रत्येक में जिस जिस प्रकार से या हम कहें कि प्रत्येक वर्ण में छंद में जितने जितने वर्ण जिस जिस गणों के आधार पर होंगे उसकी शर्त यहां दी गई है, आप देख सकते हैं। वहां खाली स्थान हमने जानबूझ के नहीं दिया, आप देख लीजिएगा। उसे जैसे कर सकते हैं कि यदि किसी सवैया छंद में 7 भगण और 1 गुरु वर्ण आता है तो वहां पर मदिरा सवैया माना जाता है। यदि 64वां देखें 7 भगण और 2 गुरु वर्ण आते हैं तो मालती या मतगेंद सवैया माना जाता है। एक इस मालती का ही दूसरा नाम है मतगेंद। 65वां प्रश्न है 7 जगण 1 लघु 1 गुरु वर्ण होता है तो उसे सुमुखी सवैया कहते हैं। 66वां प्रश्न है 7 भगण 1 गुरु और 1 लघु, है ना, भय भय लघु, है ना, तो ये होता है तो वहां पर चकोर माना जाता है। यदि 8 सगण आ गए तो दुर्मिल माना जाता है। मतलब देखिएगा 8 है और 8 दिए 24, यहाँ 24 वर्ण हो रहे हैं। 8 भगण आ रहे हैं तो किरीट माना जाएगा, यहाँ भी 24 वर्ण प्राप्त हो रहे हैं। 69वां देखिए कि 7 भगण और 1 रगण, तो 7 और 1 8, 8 दिए 24, वहां पर अरसात सवैया माना जाता है। यदि 8 भगण और 1 लघु वर्ण आ रहा है तो वहां पर अरविंद सवैया माना जाता है। और 8 दिए 24 और 1 25, हम कह सकते हैं कि अरविंद में 25 वर्ण होते हैं। 8 सगण और 1 गुरु होता है तो उसे सुंदरी सवैया कहा जाता है। तो 8 दिए 24 और 1 25, सवैया सुंदरी सवैया में भी 25 होते हैं। यदि 8 जगण और 1 लघु वर्ण हो तो उसमें लवंग लता सवैया होता है। और लवंग लता में कितने होते हैं? 8 दिए 24 और 1 25 वर्ण होते हैं। 73वां है 8 सगण और 2 लघु वर्ण होते हैं तो वहां पर कुंदल या सुख सवैया माना जाता है। तो यहाँ 8 दिए 24 और 25 और 26, 2 लघु होते हैं तो 25 और 26, 26 वर्णों वाला सवैया किस नाम से जाना जाता है? तो या किस सवैये में 26 वर्ण आते हैं तो आप कहेंगे कुंदल सवैया में 26 वर्ण आते हैं, जिसका क्रम होगा लगातार 8 बार सगण होगा और उसके बाद में 2 लघु वर्ण आएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। और मैं समझता हूं कि इस इन प्रश्नों से इतर शायद ही कोई सवाल है। ये हमारा चैनल है और आप चैनल पर ही वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया होगा शायद आपने, तो कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आज के लिए फिलहाल इतना ही है, अब अनुमति दे दीजिएगा। चलिए शुक्रिया, नमस्ते, जय हिंद।